अध्याय 38। मेरी हड्डियों में अचानक ऐसा धमाका हुआ जैसे दो दुनियाएं टकरा रही हों। मेरे दाहिने हाथ में किसी चीज ने डंक मारा, लेटेक्स और प्लास्टिक की गंध के साथ, और मैथ्यू मार्कस से बहस कर रहा था। मेरे नीचे ठंडी धरती थी और पत्ती की फफूंद की गंध ने अन्य गंधों की जगह ले ली थी। मेरी आंखें खुली थीं, लेकिन मैंने कालेपन के अलावा कुछ नहीं देखा। प्रयास के बाद मैं अपने ऊपर पेड़ों की आधी नंगी शाखाओं को पहचानने में सक्षम था। बाएं हाथ का प्रयोग करो, ये पहले से ही खुला है, मैथ्यू ने अधीरता से कहा। वह हाथ बेकार है, मैथ्यू। ऊतक आपके लार से भरे हुए हैं और कुछ भी अवशोषित नहीं करेंगे। दाहिना हाथ बेहतर है। उसका रक्तचाप इतना कम है कि मुझे नस खोजने में मुश्किल हो रही है, बस इतना ही। मार्कस की आवाज में आपातकालीन कक्ष के चिकित्सक की अस्वाभाविक शांति थी जो नियमित रूप से मृत्यु को देखता है। स्पेगेटी के दो मोटे रेशे मेरे चेहरे पर गिरे। ठंडी उंगलियां मेरी नाक को छू गईं और मैंने उन्हें झटकने की कोशिश की, लेकिन मुझे नीचे दबा दिया गया। मिरियम की आवाज अंधेरे से मेरे दाहिनी ओर आई। टेचिकार्डिया, मैं उसे शांत कर दूंगी। नहीं, मैथ्यू ने कठोरता से कहा। कोई शामक दवा नहीं। वह मुश्किल से होश में है। वे उसे कोमा में डाल सकते हैं। फिर उसे चुप रखो। मिरियम की आवाज तथ्यात्मक थी। छोटी ठंडी उंगलियां अप्रत्याशित दृढ़ता के साथ मेरी गर्दन पर दबाई गईं। मैं उसे कद से खून बहने से नहीं रोक सकता और साथ ही उसे स्थिर भी नहीं रख सकता। मेरे चारों ओर जो कुछ घटित हो रहा था वह केवल विचलित करने वाले अंशों में ही दिखाई दे रहा था, जो सीधे ऊपर था, जिसे मेरी आंखों के कोनों से देखा जा सकता था, जिसे उन्हें अपनी आंखों के गड्ढों में घुमाने के भारी प्रयास के माध्यम से देखा जा सकता था। क्या तुम कुछ कर सकती हो, सारा? मैथ्यू की आवाज में पीड़ा थी। सारा का चेहरा नजर आया। जादू टोना पिशाच के काटने को ठीक नहीं कर सकता। अगर ऐसा हो सकता तो हमें तुम्हारे जैसे प्राणियों से कभी डरने की जरूरत नहीं होती। मैं किसी शांतिपूर्ण स्थान की ओर बढ़ने लगा, लेकिन मेरी प्रगति में बाधा उत्पन्न हुई जब एम ने अपना हाथ मेरे हाथ में डाल दिया और मुझे अपने शरीर में मजबूती से जकड़ लिया। तो फिर हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। मैथ्यू हताश लग रहा था। हम ऐसा करेंगे। नहीं, मैथ्यू, मिरियम ने दृढ़ता से कहा, तुम अभी इतने मजबूत नहीं हो। इसके अलावा मैंने ऐसा सैकड़ों बार किया है। एक चीरने की आवाज आई। मैथ्यू पर जूलियट के हमले के बाद मैंने पहचान लिया कि यह पिशाच का मांस था। क्या वे मुझे पिशाच बना रहे हैं? मैंने फुसफुसाकर एम से पूछा। नहीं, मूनकोइर। मैथ्यू की आवाज भी मिरियम की तरह ही दृढ़ थी। तुम हार गए। मैंने बहुत सारा खून बहाया। मार्कस इसे बदल रहा है। मानव रक्त। अब मिरियम को आपकी गर्दन देखने की जरूरत है। ओह, ये समझना बहुत मुश्किल था। मेरा दिमाग लगभग मेरी जीभ और गले जितना ही धुंधला था। मुझे प्यास लगी है। तुम पिशाच के खून के लिए तरस रहे हो, लेकिन तुम इसे पाने वाले नहीं हो। बिल्कुल शांत लेट जाओ, मैथ्यू ने दृढ़ता से कहा। मेरे कंधों को इतनी कसकर पकड़ लिया कि ये दर्दनाक था। मार्कस के ठंडे हाथ मेरे कानों से होते हुए मेरे जबड़े तक पहुंच गए और मेरा मुंह भी बंद कर दिया। और मिरियम, बकवास बंद करो, मैथ्यू, मिरियम ने तीखे स्वर में कहा। मैं तुम्हारे रिबॉम होने से बहुत पहले से ही वार्मब्लड्स के साथ ऐसा कर रही थी। किसी नुकीली चीज ने मेरी गर्दन पर वार किया और हवा में खून की गंध फैल गई। काटने की अनुभूति के बाद दर्द हुआ जो एक साथ जम गया और जलने लगा। गर्मी और ठंड तेज हो गई। मेरी गर्दन के सतही ऊतकों के नीचे तक पहुंचकर हड्डियों और मांसपेशियों को झुलसा दिया। मैं बर्फीली चट्टानों से बचना चाहता था, लेकिन वहां दो पिशाच थे जो मुझे नीचे दबाए हुए थे। मेरा मुंह भी मजबूती से बंद था, इसलिए मैं सिर्फ एक दबी हुई, डरावनी आवाज ही निकाल सकता था। उसकी धमनी अस्पष्ट हो गई है, मिरियम ने धीरे से कहा। घाव को साफ करना होगा। उसने एक ही घूंट भरकर खून को बाहर निकाला। त्वचा कुछ देर के लिए सुन्न हो गई, लेकिन जब वो पीछे हटी तो संवेदना पूरी ताकत से वापस आ गई। अत्यधिक दर्द ने मेरे पूरे वायु सिस्टम में एड्रेनालाइन का संचार कर दिया और उसके बाद घबराहट होने लगी। ला पियरे की ग्रे दीवारें मेरे चारों ओर मदरा रही थीं, हिलने डुलने।
में मेरी असमर्थता ने मुझे फिर से सतू के हाथों में डाल दिया। मैथ्यू की उंगलियां मेरे कंधों में धंस गईं और मुझे बिशप के घर के बाहर जंगल में वापस ले गईं। उसे बताओ कि तुम क्या कर रही हो, मिरियम। उस फिनिश चुड़ैल ने उसे उस चीज से डरा दिया है जिसे वह देख नहीं सकती। ये सिर्फ खून की बूंदें हैं, डायना, जो मेरी कलाई से गिर रही हैं, मिरियम ने शांति से कहा। मुझे पता है कि ये दर्द देता है, लेकिन हमारे पास यही सब है। पिशाच का खून संपर्क में आने पर ठीक हो जाता है। मैं आपकी धमनी को सर्जन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले टानकों से बेहतर तरीके से बंद कर दूंगी। और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। संभावना है कि इतनी कम मात्रा में शीर्ष पर लगाने से आप हम में से एक बन जाएंगी। उसके वर्णन के बाद मेरे खुले घाव में गिरती हुई प्रत्येक जानबूझकर की गई बूंद को पहचानना संभव था। वहाँ यह मेरी चुड़ैल के मांस के साथ मिल गई, जिससे मुझे मजबूर होना पड़ा। निशान ऊतक का एक तात्कालिक निर्माण। मुझे लगा कि इसके लिए बहुत अधिक नियंत्रण की आवश्यकता होगी, क्योंकि भूख। आखिरकार जलती हुई ठंड की बूंदें खत्म हो गईं। बिना किसी गर्माहट के इस तरह की प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए एम्पायर हो गया, मिरियम ने राहत की सांस लेते हुए कहा। अब मुझे बस चीरा सिलना है। उसकी उंगलियां मेरी गर्दन पर घूम रही थीं, मांस को खींचकर वापस सिल रही थीं। मैंने घाव को ठीक करने की कोशिश की, डायना, लेकिन मैथ्यू ने अपने दांतों से त्वचा को फाड़ दिया। मैथ्यू ने कहा, हम अब तुम्हें घर में ले जा रहे हैं। उसने मेरे सिर और कंधों को सहारा दिया जबकि मार्कस ने मेरे पैरों को सहारा दिया। मिरियम उपकरण लेकर साथ साथ चल रही थी। किसी ने रेंज रोवर को खेतों के बीच से चलाया था और वह अपने पिछले दरवाजे को खोलकर रो रही थी। मैथ्यू और मिरियम ने अपनी जगह बदल ली और वह मेरे लिए इसे तैयार करने के लिए कार्गो क्षेत्र में गायब हो गया। मिरियम, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। वह मेरी ओर झुकी। अगर कुछ गलत हुआ तो मैं बात पूरी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन यह जरूरी था कि वह मुझे समझे। मैं अभी भी एक चुड़ैल थी, लेकिन मैं मरने के बजाय पिशाच बनना पसंद करूंगी। उसने मेरी आंखों में देखा, एक पल के लिए देखा, फिर सिर हिलाया। लेकिन मरने की हिम्मत मत करना। अगर मैं वही करूंगी जो तुम कहोगी तो वह मुझे मार डालेगा। मैथ्यू घर वापस आते समय ऊबड़-खाबड़ रास्ते में लगातार बात करता रहा। जब भी मैं सोने की कोशिश करता तो वह मुझे धीरे से चूम लेता। उसकी कोमलता के बावजूद हर बार यह मेरे लिए एक झटका था। घर पर सारा और एम कुशन और तकिए इकट्ठा करने के लिए इधर-उधर भागे। उन्होंने रख रखाव कक्ष की चिमनी के सामने एक बिस्तर बनाया। सारा ने कुछ शब्दों और एक इशारे से ग्रेट में लकड़ियों के ढेर को जला दिया। आग की लपटें जलने लगी, लेकिन फिर भी मैं बेकाबू होकर कांप रहा था, अंदर तक ठंडा। मैथ्यू ने मुझे तकिए पर लिटा दिया और रजाई उड़ा दी, जबकि मिरियम ने मेरी गर्दन पर पट्टी बांध दी। जब वह काम कर रही थी, तो मेरे पति और उनका बेटा कोने में बड़बड़ा रहे थे। ये वही है जिसकी उसे जरूरत है, और मुझे पता है कि उसके फेफड़े कहाँ हैं, मार्कस ने अधीरता से कहा। मैं कुछ भी पंचर नहीं करूंगा। वो मजबूत है। कोई केंद्रीय रेखा नहीं। चर्चा समाप्त। बस जूलियट के शरीर के बचे हुए हिस्से को हटा दो, मैथ्यू ने कहा। उसकी आवाज शांत लेकिन आज्ञाकारी थी। मैं देख लूंगा, मार्कस ने जवाब दिया। उसने अपनी एड़ी घुमाई और सामने का दरवाजा उसके पीछे धड़ाम से खुला, इससे पहले कि रेंज रोवर एक बार फिर से चालू हो जाए। सामने के प्रवेश द्वार पर लगी पुरानी केस घड़ी मिनटों की टिक टिक करती हुई गुजर रही थी। गर्मी ने मेरी हड्डियों में नमी भर दी, जिससे मैं नींद से भर गया। मैथ्यू मेरे बगल में बैठा था। उसने मेरा एक हाथ कसकर पकड़ रखा था ताकि जब भी मैं स्वागत योग्य गुमनामी में भागने की कोशिश करूं तो वह मुझे वापस खींच सके। अंत में मिरियम ने जादुई शब्द कहा, स्थिर। तब मैं अपनी चेतना के किनारों पर छा रहे कालेपन के आगे झुक सकता था। सारा और एम ने मुझे चूमा और चले गए। मिरियम भी मेरे पीछे आई और अंत में मैथ्यू और धन्य शांति के अलावा कुछ नहीं था। हालांकि जब शांति छा गई तो मेरा मन जूलियट की ओर चला गया। मैंने उसे मार डाला। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। आपके पास कोई विकल्प नहीं था। उनके लहजे से ऐसा लग रहा था कि आगे कोई चर्चा की
जरूरत नहीं है, यह आत्मरक्षा थी। नहीं, ऐसा नहीं था। जादू टोना। जब वो खतरे में था, तभी धनुष बाण मेरे हाथों में आए थे। मैथ्यू ने मुझे चूमकर चुप कराया। हम इस बारे में कल बात कर सकते हैं। कुछ ऐसा था जो इंतजार नहीं किया जा सकता था, कुछ ऐसा जो मैं चाहता था कि वह अभी जान ले। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैथ्यू। इससे पहले कि सेटू मुझे सैप्टटूर से दूर ले जाता, उसे बताने का मौका नहीं मिला। इस बार मैं ये सुनिश्चित करना चाहता था कि कुछ और होने से पहले ये कहा गया था। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। उसने अपना सिर झुकाया, उसके होंठ मेरे कान पर थे। ऑक्सफोर्ड में हमारा डिनर याद है। तुम जानना चाहती थी कि तुम्हारा स्वाद कैसा होगा। मैंने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया। तुम्हारे स्वाद में शहद है, वह बुदबुदाया। शहद और उम्मीद। मेरे होंठ मुड़ गए और फिर मैं सो गई। लेकिन यह आरामदायक नींद नहीं थी। मैं जागने और सोने, लपेम और मेडिसन, जीवन और मृत्यु के बीच फंस गया था। भूतिया बूढ़ी औरत ने मुझे चौराहे पर खड़े होने के खतरे से आगाह किया था। कई बार ऐसा लगा कि मौत मेरे बगल में धैर्यपूर्वक खड़ी है, मेरे द्वारा चुने जाने वाले रास्ते का इंतजार कर रही है। उस रात मैंने अनगिनत मील की यात्रा की, एक जगह से दूसरी जगह भागता हुआ। जो भी मेरा पीछा कर रहा था, उससे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया। गेरबर्ट, सेटू, जूलियट, पीटर नॉक्स। जब भी मेरी यात्रा मुझे बिशप के घर वापस लाती, मैथ्यू वहां होता। कभी कभी सारा उसके साथ होती, कभी कभी मार्कस भी होता। हालांकि ज्यादातर समय मैथ्यू अकेला होता। रात के गहरे समय में किसी ने वही धुन गुनगुनाना शुरू कर दिया जिस पर हम बहुत पहले यसब्यू के भव्य सैलून में नाचते थे। यह मार्कस या मैथ्यू नहीं था, वे एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन मैं इतना थक गया था कि समझ नहीं पा रहा था कि संगीत कहाँ से आ रहा है। उसने वह पुराना गाना कहाँ से सीखा? मार्कस ने पूछा। घर पर। हे भगवान, नींद में भी वह बहादुर बनने की कोशिश कर रही है। मैथ्यू की आवाज़ उदास थी। बाल्डविन सही है, मैं रणनीति बनाने में अच्छा नहीं हूँ। मुझे ये पहले से ही पता होना चाहिए था। गेरबर्ट को उम्मीद थी कि तुम जूलियट को भूल जाओगे। बहुत समय हो गया था, और वह जानता था कि जब डायने हमला करेगी तो तुम उसके साथ होगे। उसने फ़ोन पर इस बात पर खुशी जताई। हाँ, वह जानता है कि मैं इतना अहंकारी हूँ कि सोचता हूँ कि वह मेरे साथ सुरक्षित है। आपने उसे बचाने की कोशिश की है, लेकिन आप नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। वह अकेली नहीं है जिसे बहादुर होना बंद करना होगा। कुछ ऐसा था जो मार्कस को नहीं पता था, कुछ ऐसा जो मैथ्यू भूल रहा था। आधी अधूरी याद आई बातचीत के कुछ अंश मुझे याद आ गए। मुझे बोलने के लिए संगीत बंद कर दिया गया। मैंने तुमसे पहले भी कहा था। मैंने कहा, अंधेरे में मैथ्यू को टटोलते हुए और केवल एक मुट्ठी भर मुलायम ऊन को ढूंढते हुए, जिसे कुचलने पर लौंग की खुशबू आती है, हम दोनों के लिए काफ़ी बहादुरी हो सकती है। डायना, मैथ्यू ने तत्काल कहा, अपनी आंखें खोलो और मेरी ओर देखो। उसका चेहरा मेरे चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर था। वो एक हाथ से मेरे सिर को सहला रहा था, दूसरा हाथ मेरी पीठ के निचले हिस्से पर था, जहां एक अर्धचंद्राकार चांद मेरे शरीर के एक तरफ से दूसरी तरफ घूम रहा था। तुम वहां हो, मैंने बड़बड़ाते हुए कहा। मुझे डर है कि हम खो गए हैं। नहीं, मेरे प्रिय, हम खोए नहीं हैं। हम बिशप के घर पर हैं, और तुम्हें बहादुर होने की ज़रूरत नहीं है। यह मेरा पेट है। क्या आप ये पता लगा पाएंगे कि झील तक जाने के लिए हमें कौन सी सड़क लेनी होगी? मुझे रास्ता मिल गया है। तुम आराम करो और मुझे इसकी देखभाल करने दो। मैथ्यू की आंखें बहुत हरी थीं। मैं एक बार फिर से बहक गया, गेरबर्ट और जूलियट से बचने के लिए, जो मेरे पीछे पड़े थे। भोर होते होते मेरी नींद गहरी हो गई, और जब मैं उठा तो सुबह हो चुकी थी। एक त्वरित जांच से पता चला कि मेरा शरीर नंगा था और रजाई की परतों के नीचे कसकर लिपटा हुआ था, जैसे ब्रिटिश गहन देखभाल वार्ड में एक मरीज होता है। ट्यूबिंग मेरे दाहिने हाथ में गायब हो गई, एक पट्टी मेरी बाईं कोहनी को ढंक गई, और मेरी गर्दन पर कुछ चिपका हुआ था। मैथ्यू पास में घुटनों को मोड़े और अपनी पीठ को सोफे से सटाए बैठा था। मैथ्यू, क्या सब ठीक है?
मेरी जीभ पर रुई लिपटी हुई थी और मैं अभी भी बहुत प्यासा था। सब ठीक है। जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपने होंठ मेरी हथेली पर रखे, उसके चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई। मैथ्यू की आंखें मेरी कलाई पर झिलमिला उठीं, जहां जूलियट के नाखूनों ने गुस्से से लाल अर्धचंद्राकार आकृतियां बना दी थीं। हमारी आवाज़ों की आवाज़ सुनकर घर के बाकी लोग कमरे में आ गए। सबसे पहले मेरी मौसियाँ थीं। सारा अपने विचारों में खोई हुई थी, उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे थे। एम थका हुआ लेकिन राहत महसूस कर रहा था, मेरे बालों को सहला रहा था और मुझे आश्वस्त कर रहा था कि सब कुछ ठीक होने वाला है। उसके बाद मार्कस आया। उसने मेरी जांच की और आराम करने की मेरी ज़रूरत के बारे में बात की। अंत में मिरियम ने बाकी सभी को कमरे से बाहर जाने का आदेश दिया ताकि वो मेरी पट्टियां बदल सके। ये कितना बुरा था। जब हम अकेले थे तो मैंने पूछा, अगर तुम्हारा मतलब मैथ्यू से है तो ये बहुत बुरा था। दे क्लेरेमोंट्स नुकसान या उसके खतरे को बहुत अच्छी तरह से नहीं संभालते। फिलिप के मरने पर यसब्यू का हाल और भी बुरा था। यह अच्छी बात है कि तुम जीवित रहे, और सिर्फ मेरे लिए नहीं। मिरियम ने आश्चर्यजनक रूप से नाजुक तरीके से मेरे घावों पर मरहम लगाया। उसके शब्दों ने मैथ्यू की प्रतिशोधी उग्रता की छवि को मेरे सामने ला दिया। मैंने उन्हें छिपाने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे जूलियट के बारे में बताओ। मिरियम ने गर्म होने की एक धीमी फुफकार छोड़ी। जूलियट डूरंड मेरी कहानी नहीं है। अपने पति से पूछो। उसने इव को डिस्कनेक्ट किया और सारा की ओ की फलालन शर्ट में से एक को पकड़ लिया। कुछ क्षणों के लिए मैं इसके साथ संघर्ष करने के बाद वह मेरे पास आए। उसकी नज़र मेरी पीठ पर निशानों पर पड़ी। ये निशान मुझे परेशान नहीं करते। ये सिर्फ इस बात के संकेत हैं कि मैंने संघर्ष किया और बच गया। फिर भी मैंने संकोच के साथ शर्ट को अपने कंधों पर खींच लिया। वे उसे परेशान भी नहीं करते। दे क्लेरेमोंट से प्यार करना हमेशा एक छाप छोड़ता है। मैथ्यू से बेहतर यह बात कोई नहीं जानता। मैंने कांपती हुई उंगलियों से शर्ट के बटन लगाए, उससे नज़रें मिलाने को तैयार नहीं था। उसने मुझे स्ट्रेची ब्लैक लेगिंग की एक जोड़ी थमा दी। उसे इस तरह अपना खून देना बहुत खतरनाक था। शायद वह शराब पीना बंद ही न कर पाता। उसकी आवाज़ में प्रशंसा का भाव आ गया था। यसब्यू ने मुझे बताया कि दे क्लेमोंट्स उन लोगों के लिए लड़ते हैं जिन्हें वे प्यार करते हैं। उसकी माँ समझ जाएगी, लेकिन मैथ्यू का मामला अलग है। उसे अपने शरीर से ये सब निकाल देना चाहिए कि कल रात क्या हुआ था, सब कुछ। जूलियट, ये नाम हमारे बीच हवा में बिना बोले ही लटक रहा था। मिरियम ने इव को फिर से जोड़ा और उसके प्रवाह को समायोजित किया। मार्कस उसे कनाडा ले जाएगा। मैथ्यू को कोई ऐसा व्यक्ति मिलने में कई घंटे लगेंगे जिसे वह खिलाना चाहे, लेकिन इसमें मदद नहीं की जा सकती। क्या सारा और एम दोनों के चले जाने से सुरक्षित रहेंगी? आपने हमें कुछ समय दिया है। मंडली ने कभी नहीं सोचा था कि जूलियट असफल हो जाएगी। गिरबर्ट मैथ्यू की तरह ही गर्वित है और लगभग उतना ही अचूक है। उन्हें फिर से संगठित होने में कुछ दिन लगेंगे। वह जम गई। उसके चेहरे पर एक दोषी भाव था। मैथ्यू ने दरवाजे से धीरे से कहा, मैं अब डायना से बात करना चाहता हूँ। वह भयानक दिख रहा था। उसके चेहरे के तीखे कोनों और आंखों के नीचे लवेंडर के धब्बों में भूख झलक रही थी। वह चुपचाप देखता रहा कि मिरियम मेरे अस्थायी बिस्तर के चारों ओर घूम रही थी। उसने अपने पीछे भारी ताबूत के दरवाजे बंद कर लिए, उनके कैच आपस में टकरा रहे थे। जब वह मेरी ओर मुड़ा, तो उसकी नज़र चिंता से भरी हुई थी। मैथ्यू की रक्त की आवश्यकता उसकी सुरक्षात्मक प्रवृत्ति से युद्धरत थी। आप कब जा रहे हैं? मैंने अपनी इच्छा स्पष्ट करने की आशा से पूछा। मैं विदा नहीं ले रहा हूँ। तुम्हें अपनी ताकत वापस पाने की ज़रूरत है। अगली बार मंडली सिर्फ एक पिशाच या चुड़ैल नहीं भेजेगी। मुझे आश्चर्य हुआ कि मैथ्यू के अतीत से कितने अन्य प्राणी मंडली के आदेश पर आने की संभावना रखते हैं, और मुझे बैठने में कठिनाई हुई। अब तुम युद्ध में इतनी अनुभवी हो गई हो, माँ लियोन, कि तुम उनकी रणनीतियों को समझती हो। उसके चेहरे के हाव भाव से उसकी भावनाओं का अंदाजा लगाना असंभव था, लेकिन उसकी आवाज़ में मनोरंजन की झलक दिख रही थी।
हमने साबित कर दिया है कि हमें आसानी से नहीं हराया जा सकता। आसानी से? तुम तो लगभग मर ही गए थे। वह मेरे बगल में गेंदों पर बैठ गया। तो तुमने भी किया। आपने मुझे बचाने के लिए जादू का इस्तेमाल किया। मैं लेडीज मेंटल और एम्बरग्रीस की गंध सूंघ सकता था। कुछ भी नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि उसे पता चले कि मैंने उसकी जान के बदले में क्या वादा किया था। झूठ मत बोलो। मैथ्यू ने अपनी उंगलियों से मेरी थोड़ी पकड़ ली। अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती तो कह दो। तुम्हारे रहस्य तुम्हारे अपने हैं। लेकिन झूठ मत बोलो। अगर मैं रहस्य रखता हूँ तो मैं इस परिवार में ऐसा करने वाला अकेला व्यक्ति नहीं रहूंगा। मुझे जूलियट डुरंट के बारे में बताओ। उसने मेरी थोड़ी छोड़ दी और बेचैनी से खिड़की की ओर बढ़ गया। तुम्हें पता है कि गेरबर्ट ने हमारा परिचय करवाया था। उसने उसे काहिरा वेश्यालय से अगवा किया, उसे बार बार मौत के कगार पर पहुंचाया और फिर उसे पिशाच में बदल दिया और फिर उसे किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में ढाला जो मुझे आकर्षक लगे। मुझे अभी भी नहीं पता कि जब गेरबर्ट ने उसे पाया था तो वह पागल थी या उसने उसके साथ जो किया उसके बाद उसका दिमाग खराब हो गया था। क्यों? मैं अपनी आवाज में अविश्वास को छिपा नहीं सका। वह मेरे दिल में और फिर मेरे परिवार के मामलों में अपनी जगह बनाने के लिए बनी थी। गेरबर्ट हमेशा से ही लाजरस के शूरवीरों में शामिल होना चाहता था और मेरे पिता ने उसे बार बार मना कर दिया। एक बार जब जूलियट ने भाईचारे की पेचीदगियों और डेक्लेरेमोन्स के बारे में कोई अन्य उपयोगी जानकारी खोज ली तो वह मुझे मारने के लिए स्वतंत्र थी। गेरबर्ट ने उसे मेरा प्रेमी होने के साथ साथ मेरा हत्यारा बनने के लिए भी प्रशिक्षित किया। मैथ्यू ने खिड़की के फ्रेम के उखड़ते हुए पेंट को उठाया। जब मैं पहली बार उससे मिला तो वह अपनी बीमारी को छिपाने में बेहतर थी। मुझे उसके लक्षण देखने में बहुत समय लगा। बाल्डविन और यसब्यू ने कभी उस पर भरोसा नहीं किया और मार्कस उससे घृणा करता था। लेकिन गेरबर्ट ने उसे अच्छी तरह से सिखाया। वह मुझे लुइसा की याद दिलाती थी और उसकी भावनात्मक नाजुकता उसके अनियमित व्यवहार की व्याख्या करती थी। उसे हमेशा नाजुक चीजें पसंद रही हैं, यसब्यू ने मुझे बताया था। मैथ्यू सिर्फ जूलियट के प्रति यौन रूप से आकर्षित नहीं था, भावनाएं और भी गहरी हो गई थीं। तुम उससे प्यार करते थे। मुझे जूलियट का अजीब चुंबन याद आया और मैं कांप उठा। एक बार, बहुत पहले, सभी गलत कारणों से, मैथ्यू ने आगे कहा। मैंने उसे दूर से देखा और सुनिश्चित किया कि उसकी देखभाल की जाए, क्योंकि वह खुद की देखभाल करने में असमर्थ थी। जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा, तो वह गायब हो गई और मान लिया गया कि वह मर गई है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो कहीं जीवित होगी, और सारे चूने उसे देख रहे थे, वह भी तुम्हें देख रही थी। जूलियट की चौकस निगाहें मेरी हर हरकत पर नजर रख रही थीं। उसने मैथ्यू को भी इसी तरह की उत्सुकता से देखा होगा। अगर मुझे पता होता, तो उसे कभी भी तुम्हारे पास आने की अनुमति नहीं होती। वह सुबह की पीली रोशनी में घूरता रहा। लेकिन हमें कुछ और बात करनी है। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मुझे बचाने के लिए कभी भी अपना जादू इस्तेमाल नहीं करोगे। मैं जितना जीना चाहता हूँ, उससे ज्यादा जीने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। जीवन और मृत्यु शक्तिशाली शक्तियाँ हैं। यसब्यू ने एक बार मेरी ओर से उनमें हस्तक्षेप किया था। तुम्हें ऐसा दोबारा नहीं करना है। और मिरियम या वैम्पायर से मत पूछो। उसकी आवाज़ तुम्हें कुछ ऐसा करने के लिए चौंका रही थी जो तुम नहीं हो। कोई और तुम्हें एक कदम आगे बढ़ाने के लिए नहीं। नहीं, कोई भी नहीं, यहाँ तक कि इसकी ठंडक में भी नहीं बदलेगा। और वह तेज, लंबे कदमों के साथ कमरे को पार करके मेरी तरफ आ गया। आपको बदले में मुझसे कुछ वादा करना होगा। उसकी आंखें अप्रसन्नता से सिकुड़ गईं। यह क्या है? जब तुम खतरे में हो तो मुझसे कभी भी ये मत कहना कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, मैंने उग्रता से कहा। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैथ्यू ने हिसाब लगाया कि मुझे नुकसान से दूर रखते हुए अपना वादा निभाने के लिए उसे क्या करना होगा। मैं भी ये पता लगाने में व्यस्त थी कि मेरी कौन सी शक्तियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है ताकि मैं उसे जलाए बिना या खुद को डुबाए बिना उसकी रक्षा कर सकूं। हमने कुछ पलों तक एक दूसरे को सावधानी से देखा। अंत में मैंने उसके गाल को छुआ। मार्कस के साथ शिकार पर जाओ। कुछ घंटों
तक हम ठीक रहेंगे। उसका रंग बिल्कुल बिगड़ गया था। मैं अकेला नहीं था जिसने बहुत सारा खून खो दिया था। तुम्हें अकेले नहीं रहना चाहिए। मेरी मौसियाँ हैं, मिरियम का तो कहना ही क्या। उसने मुझे बोडलियन में बताया था कि उसके दांत भी तुम्हारे दांतों जितने ही तीखे हैं। मुझे उस पर यकीन है। अब मैं पिशाच के दांतों के बारे में ज्यादा जानकार हो गया था। हम अंधेरा होने तक घर पहुंच जाएंगे, उसने अनिच्छा से मेरे गालों पर अपनी उंगलियां फेरते हुए कहा। क्या मेरे जाने से पहले तुम्हें कुछ चाहिए? मैं यसब्यू से बात करना चाहती हूँ। सारा उस दिन से दूर थी और मैं उसकी माँ की आवाज़ सुनना चाहती थी। बेशक, उसने अपना आश्चर्य छिपाते हुए जेब से अपना फ़ोन निकाला। किसी ने झाड़ियों से फ़ोन निकालने में समय लगाया था। उसने अपनी उंगली के एक ही धक्के से सैप्ट टूर्स डायल किया। माँ, फ़ोन से फ्रेंच भाषा में बात निकली। वह ठीक है, मैथ्यू ने बीच में टोकते हुए कहा, उसकी आवाज़ में शांति थी। डायने चाहती है, उससे कहा गया है तुमसे बात करना। वहाँ सन्नाटा छा गया, उसके बाद एक स्पष्ट शब्द बोला गया। ह्यूई। मैथ्यू ने मुझे फ़ोन दिया। यसाबेउ। मेरी आवाज़ फट गई और मेरी आंखें अचानक आंसुओं से भर गईं। लाम यहाँ है, डायना। यसाबेउ हमेशा की तरह संगीतमय लग रहा था। लेमोस्ट ने उसे खो दिया। तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए थी और जूलियट से जितना दूर हो सके चले जाना चाहिए था। यसब्यू का स्वर पहले तीखा था, फिर एक बार नर्म हो गया। लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने ऐसा नहीं किया। मैं फिर चुपचाप रो पड़ी। मैथ्यू ने मेरे माथे से बालों को पीछे की ओर हिलाया, मेरे हमेशा की तरह बेकाबू बालों को मेरे कान के पीछे किया और फिर मुझे अपनी बातचीत के लिए छोड़ दिया। यसब्यू के सामने मैं अपना दुख व्यक्त करने में सक्षम था और जूलियट को मारने में अपनी विफलता को स्वीकार करने में सक्षम था। मैंने उसे सब कुछ बताया, जूलियट की चौंकाने वाली उपस्थिति और उसके अजीब चुंबन के बारे में, मैथ्यू के दूध पिलाने के समय मेरे डर के बारे में, मरने के बाद अचानक जीवन में वापस आने के बारे में। मैथ्यू की माँ समझ गई, जैसा कि मुझे पता था कि वह समझ जाएगी। केवल एक बार यसब्यू ने मेरी कहानी के उस हिस्से के दौरान हस्तक्षेप किया जिसमें युवती और बुढ़िया शामिल थी। तो देवी ने मेरे बेटे को बचा लिया, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। उसमें न्याय की भावना है, साथ ही हास्य की भी। लेकिन आज के लिए ये कहानी बहुत लंबी है। जब आप अगली बार सैप्ट टूर्स में होंगे तो मैं आपको बताऊंगी। महल का जिक्र करने पर उसे घर की याद आने लगी। काश मैं वहां होती। मुझे यकीन नहीं है कि मैडिसन में कोई भी मुझे वह सब सिखा सकता है जो मुझे जानना चाहिए। तो फिर हमें किसी दूसरे शिक्षक को नौकरी से निकाल देना चाहिए। कहीं न कहीं कोई ऐसा प्राणी है जो मदद कर सकता है। यसब्यू ने मैथ्यू की बात मानने, उसका ख्याल रखने, खुद का ख्याल रखने और जल्द से जल्द महल में लौटने के बारे में सख्त निर्देश जारी किए। मैंने उनकी सभी बातों को असामान्य तत्परता से मान लिया और फ़ोन रख दिया। कुछ क्षणों के बाद मैथ्यू ने दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। धन्यवाद, मैंने सूंघते हुए उसका फ़ोन पकड़ाते हुए कहा। उसने अपना सिर हिलाया। इसे रखो मार्कस या यसब्यू को कभी भी कॉल करो। वे स्पीड डायल पर नंबर 2 और 3 हैं। तुम्हें एक नया फ़ोन चाहिए, साथ ही एक घड़ी भी। तुम्हारा तो चार्ज भी नहीं रहता। मैथ्यू ने मुझे धीरे से कुशन पर बिठाया और मेरे माथे को चूमा। मिरियम डाइनिंग रूम में काम कर रही है, लेकिन वह थोड़ी सी भी आवाज़ सुन लेगी। सारा और एम? मैंने पूछा। मैं आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अपनी चाची से मिलने के बाद मैं कुछ घंटों तक सोती रही, लेकिन मैथ्यू के लिए बेचैन लालसा ने मुझे जगाने के लिए मजबूर कर दिया। एम मेरी दादी के हाल ही में बदले गए रॉकर से उठी और एक गिलास पानी लेकर मेरे पास आई। उसके माथे पर गहरी लकीरें थीं जो कुछ दिनों पहले नहीं थीं। दादी सोफे पर बैठी हुई फायरप्लेस के बगल में पैनलिंग को घूर रही थीं, स्पष्ट रूप से घर से एक और संदेश का इंतजार कर रही थीं। सारा कहाँ है? मैंने गिलास के चारों ओर अपनी उंगलियां बंद कर लीं। मेरा गला अभी भी सूखा हुआ था और पानी दिव्य महसूस हो रहा था। वह थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी। एम के नाजुक मुंह पर पतली सी रेखा खींच गई। वह सारा दोष मैथ्यू पर डालती है। एम
फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई जब तक कि उसकी आंखें मेरी आंखों के बराबर नहीं हो गईं। इसका मैथ्यू से कोई लेना देना नहीं है। तुमने अपना खून एक पिशाच को दिया, एक हताश, मरते हुए पिशाच को। उसने एक नज़र से मेरे विरोध को चुप करा दिया। मुझे पता है कि वह कोई साधारण पिशाच नहीं है। फिर भी मैथ्यू तुम्हें मार सकता है। और सारा इस बात से हताश है कि वह तुम्हें अपनी प्रतिभाओं को नियंत्रित करना नहीं सिखा सकती। सारा को मेरी चिंता नहीं करनी चाहिए। क्या तुमने देखा कि मैंने जूलियट के साथ क्या किया? उसने सिर हिलाया। और दूसरी चीजें भी। मेरी दादी का ध्यान अब पैनलिंग की बजाय मुझ पर केंद्रित था। मैंने मैथ्यू में भूख देखी थी जब वह तुम्हें खा रहा था, एम ने शांति से कहा। मैंने युवती और बुढ़िया को भी आग के दूसरी तरफ खड़े देखा था। क्या सारा ने देखा? मैंने फुसफुसाते हुए पूछा, उम्मीद करते हुए कि मिरियम सुन नहीं पाएगी। एम ने अपना सिर हिलाया। नहीं। क्या मैथ्यू जानता है? नहीं। मैंने अपने बालों को एक तरफ धकेल दिया। राहत की बात यह थी कि सारा को कल रात जो कुछ हुआ था उसके बारे में पता नहीं था। डायना, तुमने उसके जीवन के बदले देवी से क्या वादा किया था? जो कुछ भी वह चाहती थी। ओह हनी, एम का चेहरा मुरझा गया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई नहीं बता सकता कि वह कब क्या करेगी या क्या लेगी। मेरी दादी जोर जोर से कुर्सी हिला रही थीं। एम ने कुर्सी की बेतहाशा हरकतों पर नजर डाली। मुझे करना ही था, एम। देवी को आश्चर्य नहीं हुआ। किसी तरह यह अपरिहार्य लगा। क्या तुमने पहले कभी युवती और बुढ़िया को देखा है? मैंने सिर हिलाया। वो युवती मेरे सपनों में रही है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं उसके अंदर हूँ, और जब वो घुड़सवारी करती है या शिकार करती है तो मैं उसे देखता हूँ। और वह बुढ़िया मुझे रखवाली के कमरे के बाहर मिली। तुम अब गहरे पानी में हो, डायना, मेरी दादी ने सरसराहट की। मुझे आशा है कि तुम तैर सकती हो। तुम्हें देवी को हल्के में नहीं पुकारना चाहिए, एम ने चेतावनी दी। ये शक्तिशाली शक्तियां हैं जिन्हें तुम अभी तक नहीं समझ पाए हो। मैंने उन्हें बिल्कुल भी नहीं बुलाया। जब मैंने मैथ्यू को अपना खून देने का फैसला किया तो वे मेरे पास आईं। उन्होंने स्वेच्छा से मेरी मदद की। शायद ये तुम्हारा खून देने के लिए नहीं था। मेरी दादी आगे पीछे झूलती रहीं, जिससे फर्श की लकड़ी चरमराने लगी। क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा? तुम मैथ्यू को कुछ हफ्तों से जानती हो, फिर भी तुम उसके आदेशों का इतनी आसानी से पालन करती हो, और तुम उसके लिए मरने को तैयार हो। निश्चित रूप से तुम समझ सकती हो कि सारा क्यों चिंतित है। डायना, जिसे हम इतने सालों से जानते थे, वह चली गई है। मैं उससे प्यार करता हूँ, मैंने उग्रता से कहा, और वह मुझसे प्यार करता है। मैथ्यू के कई राज, लाजरस के शूरवीर, जूलियट, यहाँ तक कि मार्कस को भी मैंने किनारे कर दिया। साथ ही उसके क्रूर स्वभाव और उसके आसपास की हर चीज और हर किसी को नियंत्रित करने की उसकी ज़रूरत के बारे में भी मुझे पता था। लेकिन एम को पता था कि मैं क्या सोच रहा था। उसने अपना सिर हिलाया। आप उन्हें अनदेखा नहीं कर सकती, डायना। आपने अपने जादू से ऐसा करने की कोशिश की, और यह आपको मिल गया। मैथ्यू के वे हिस्से जो आपको पसंद नहीं हैं और जिन्हें आप नहीं समझते हैं, वे भी आपको मिल जाएंगे। आप हमेशा के लिए छिप नहीं सकती। खास तौर पर अब। आपका क्या मतलब है? इस पांडुलिपि में और आप और मैथ्यू में बहुत से जीव रुचि रखते हैं। मैं उन्हें महसूस कर सकता हूँ। बिशप के घर पर आप पर दबाव डाल रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वे इस संघर्ष के किस पक्ष में हैं, लेकिन मेरी छठी इंद्री मुझे बताती है कि हमें पता लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एम ने मेरे चारों ओर क्विट लपेट दिया। आग पर एक और लकड़ियां डालने के बाद वह कमरे से बाहर चली गई। मैं अपने पति की विशिष्ट, मसालेदार गंध से जाग गई थी। तुम वापस आ गए, मैंने आंखें मलते हुए कहा। मैथ्यू को आराम मिला और उसकी त्वचा अपने सामान्य, मोती जैसे रंग में लौट आई थी। वह मानव रक्त पर पला था। तुम भी ऐसा ही कर रहे हो। मैथ्यू ने मेरा हाथ अपने होठों पर ले आया। मिरियम ने कहा कि तुम दिन के अधिकांश समय सोते रहे हो। क्या सारा घर पर है? हर कोई मौजूद है और उसका हिसाब है। उसने मुझे एकतरफा मुस्कान दी। यहाँ तक कि तबीथा भी। मैंने उनसे मिलने
के लिए कहा और उन्होंने बिना किसी तर्क के मुझे इव से हटा दिया। जब मेरे पैर इतने अस्थिर हो गए कि मुझे परिवार के कमरे में ले जाना संभव नहीं था, तो उन्होंने मुझे गोद में उठाकर ले गए। एम और मार्कस ने मुझे बड़े ही शानदार ढंग से सोफे पर बिठाया। मैं शांत बातचीत और टीवी पर नवीनतम फिल्म नोअर चयन देखने से ज्यादा थकान महसूस कर रहा था और मैथ्यू ने मुझे एक बार फिर से उठाया। हम ऊपर जा रहे हैं, उन्होंने घोषणा की। हम सुबह आपसे मिलेंगे। क्या आप चाहते हैं कि मैं डायना केएन का मुद्दा उठाऊं? मिरियम ने स्पष्ट रूप से पूछा। नहीं, उसे इसकी जरूरत नहीं है। उसकी आवाज कर्कश थी। मुझे इन सब चीजों से न जोड़ने के लिए धन्यवाद, मैंने कहा जब वो मुझे सामने वाले हॉल में ले गया। आपका शरीर अभी भी कमजोर है, लेकिन यह वार्म ब्लड के लिए उल्लेखनीय रूप से लचीला है, मैथ्यू ने सीढ़ियां चढ़ते हुए कहा। एक सतत गति मशीन होने का इनाम, लिमेजिन। एक बार जब उसने लाइट बंद कर दी, तो मैं एक संतुष्ट आह भरते हुए उसके शरीर से लिपट गई। मेरी उंगलियां उसके सीने पर अधिकार जताने के अंदाज में फैल गईं। खिड़कियों से आती चांदनी ने उसके नए निशानों को उजागर कर दिया। वे पहले से ही गुलाबी से सफ़ेद हो रहे थे। मैं जितना थका हुआ था, मैथ्यू के दिमाग के गियर इतने तेजी से काम कर रहे थे कि नींद आना असंभव साबित हुआ। उसके मुंह के भाव और उसकी आंखों की चमक से यह स्पष्ट था कि वह आगे बढ़ने का हमारा रास्ता चुन रहा था, जैसा कि उसने कल रात वादा किया था। मुझे बताओ, मैंने कहा जब सस्पेंस असहनीय हो गया। उन्होंने विचारमग्न होकर कहा, हमें समय की जरूरत है। मंडली हमें ये देने को तैयार नहीं है। तो फिर हम इसे ले लेंगे। उसकी आवाज़ लगभग अश्रव्य थी। हम समय पर चलेंगे।